नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भारत की राज्य व्यवस्था मैं आपको करवा रहा हूं। तो भारत की राज्य व्यवस्था के अंदर कल तक हमने भाग नंबर 13 को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। भाग नंबर 13 के अंदर क्या था? भाग नंबर 13 के अंदर 301 से लेके 307 तक अनुच्छेद थे, जिसके अंदर क्या था? अनुच्छेदों के अंदर, तो अनुच्छेदों के अंदर भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और समागम और वाणिज्यिक संबंध, इन तीनों के बारे में चर्चा थी। 301 से लेके कहाँ तक किया था? 307 तक हमने कल कवर कर लिया था। ठीक है। आज हम भाग नंबर 14 कर रहे हैं। भाग नंबर 14 के अंदर अनुच्छेद 308 से लेके 314 तक पढ़ेंगे। ठीक है। अभी 308 से 314 तक ही क्या, लेकिन इस भाग के अंदर अनुच्छेद नंबर 308 से लेके कहाँ तक होंगे? 323 तक होंगे। कहाँ तक होंगे? 323 तक। लेकिन आज मैं आपको 308 से लेके 314 तक ही करवाऊंगा। क्यों करवाऊंगा उसका रीजन भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अच्छा, इसके अंदर क्या दे रखा है? भाग नंबर 14 के अंदर संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। आपने नाम सुना होगा, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अधीन सेवाएं कौन कौन सी होती हैं? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। भारत के टफेस्ट एग्जाम होते हैं ना, वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे? भाग नंबर 14 के अंदर ही आ जाएंगे। ठीक है। भाग नंबर 14 के अंदर ही आ जाएंगे। भाग नंबर 14 के अंदर ही केंद्र सरकार का यूपीएससी का जो मंत्रालय है या संघ है यूपीएससी का, वो होगा। सॉरी, मंत्रालय बोल दिया, आयोग होगा। और राज्यों के जितने भी पीसीएस हैं, स्टेट पीसीएस होते हैं ना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वो सारे के सारे इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाग नंबर 14 के अंदर क्या कुछ दे रखा है। भाग नंबर 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद नंबर 308 से लेके 323 तक इसके अंदर आएंगे, लेकिन आज हम 314 तक की कवर करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी होगा भी भाग नंबर 14 के अंदर सेवाएं आती कौन कौन सी है। ठीक है। तो भाग नंबर 14 के अंदर 3 प्रकार की सेवाएं आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? एक नंबर की सेवा आ जाएगी अखिल भारतीय सेवा। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अखिल भारतीय सेवा भारतीय सेवा। इसके अंदर कौन कौन सी नौकरियां आ जाएगी? इसके अंदर आ जाएगा आईएएस, आईपीएस, और तीसरा आ जाएगा आईएफएस, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा, एक नंबर की। ठीक है। 2 नंबर की सेवाएं जो होगी वो होगी केंद्र की सेवा, केंद्रीय सेवा। इसके अंतर्गत जैसे डाक विभाग की नौकरी हुई, डाक विभाग, आपने सुना होगा डाक विभाग का नाम तो। रेलवे के अंदर या बैंकिंग के अंदर, जो स्टेट भारत के बैंकिंग है ना, बैंकिंग सेवा के अंदर, इसके अंदर ये वाली जॉब आ जाएगी। अभी 3 नंबर पे आ जाएगी राज्य सेवा। कौन सी होगी? राज्य की सेवा। राज्य सेवा के अंतर्गत कौन सी आ जाएगी? जितनी भी, जैसे पुलिस, पुलिस राज्य की होती है, पुलिस की नौकरी राज्य के अंतर्गत आ जाएगी। इसके बाद में अध्यापक, अध्यापक भी राज्य के अंतर्गत ही आ जाएंगे ना। ठीक है। ये सेवाएं होती हैं। अभी अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत 3 ही पद आते हैं। कौन कौन से? आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ये तीनों के तीनों किसके अंतर्गत आएंगे? ये तीनों के तीनों अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत ही आएंगे। अखिल भारतीय सेवा का मतलब होगा, जो ये अखिल भारतीय सेवा वाले जो कैंडिडेट होंगे, इनका एग्जाम कंडक्ट करो कौन करवाएगा? इनका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा संघ लोक सेवा आयोग। समझ में आ गई बात? अच्छा, एग्जाम क्लियर करने के बाद में इनकी ट्रेनिंग कौन करेगा? भारत सरकार, यानी केंद्र सरकार। कौन करेगा? भारत सरकार। भारत सरकार इनकी ट्रेनिंग करवाएगा। ठीक है। अच्छा, ट्रेनिंग के बाद में इनको कैडर जो देगा, स्टेट कैडर मिलते हैं, आप सभी को पता होगा। जैसे आप आईएएस अधिकारी किसी का भी नाम सुना होगा, तो आईएएस चुनने के बाद में, उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में उनको स्टेट कैडर दिए जाते हैं। ठीक है। अभी आप इस राज्य के अंतर्गत जाके अपनी सेवाएं दोगे, तो स्टेट कौन निर्धारित करके देगा? वो भी भारत सरकार आ जाएगी। ठीक है। अभी ये भारत सरकार ने एग्जाम करवाया, भारत सरकार से इन्होंने 2 साल जब तक इन्होंने ट्रेनिंग की सैलरी उठाई, भारत सरकार ने इनको प्रशिक्षण दिया। ठीक है। लेकिन ये नौकरी करेंगे कहाँ पे? करेंगे अपने अपने राज्यों के अंदर, जो जो इनको स्टेट कैडर दिया होगा। बंदे ये केंद्र सरकार के हैं, नौकरी कहाँ पे कर रहे हैं? राज्य सरकार के अंदर। तो दोनों के अंदर आप केंद्र से सब कुछ लेके आ रहे हो, लेकिन जॉब कहाँ पे कर रहे हो? राज्य सरकार के अंतर्गत। और इनको सैलरी होगी वो राज्य सरकार ही देती है।
ठीक है। और केंद्रीय सेवा के अंतर्गत डाक विभाग एग्जाम केंद्र सरकार कंडक्ट करवाएगी, सैलरी आपको केंद्र सरकार देगी, और जगह जहाँ पे आपको नौकरी करनी है वो सारा का सारा केंद्र सरकार। सेम सिचुएशन रेलवे के अंदर होती है, सेम बैंकिंग के अंदर होती है। ठीक है, जैसे एसएससी का इसके अंदर और ऐड कर सकते हो। एसएससी का एग्जाम होता है तो वो केंद्र सरकार के द्वारा करवाया जाता है, आपको ड्यूटी केंद्र सरकार के क्षेत्र के अधीन ही दी जाती है, सैलरी आपकी केंद्र सरकार देता है। राज्य सेवा जैसे राजस्थान पुलिस होगी तो राजस्थान पुलिस का एग्जाम राजस्थान के अंदर ही आयोग के द्वारा करवाया जाता है। आ- आयोग के द्वारा एग्जाम करवाया जाता है, ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग होगी वो राज्य के अंदर ही होगी। ट्रेनिंग के बाद में इनको जो आगे ज्वाइनिंग करनी होगी या ड्यूटी करनी होगी वो भी राज्य के अंदर ही करनी होगी। तो इन सब का काम इनका राज्य के अंदर होगा, इनका केंद्र के अंदर होगा, लेकिन अखिल भारतीय सेवा है ये केंद्र से सीख के राज्य के अंदर नौकरी करेंगे, ये अंतर होता है इनके अंदर। समझ में आ गया ना क्या अंतर होता है? इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 308 सार्वजनिक सेवाओं की व्यवस्था व्याख्या उल्लेखित है। सार्वजनिक सेवाएं तीन प्रकार की होती है, अखिल भारतीय सेवा अभी बताया था, केंद्रीय सेवा अभी बताया था, और राज्य सेवा। उसके बारे में चर्चा कहाँ पे की गई है? अनुच्छेद नंबर 308 के अंदर की गई है। बस आपको इतना ही याद रखना है, 308। 309 लोक सेवकों की भर्ती में सहायता देने के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना का उपबंध किया गया है। लोक सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना का उपबंध 309 के अंतर्गत किया गया है। अभी ऐसा यूपीएससी नाम का आयोग होगा या पीसीएस नाम का एक आयोग होगा, वो कहाँ पे बताया गया है? 309 के अंतर्गत। अनुच्छेद 309 में प्रावधान के अधीन रहते हुए यह स्पष्ट है कि विधान मंडलों की विधान की शक्ति और कार्यपालिका की शक्ति संविधान के विरुद्ध नहीं हो सकती, ये इसके अंतर्गत बताया गया है। स्टेट के अंदर जो आयोग होगा उसका चुनाव राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, राज्यपाल के द्वारा वो बनाया जाएगा, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। बस आपको इतना याद रखना है, केंद्र के लिए ये अलग होगा लेकिन राज्यों के लिए ये अलग होगा। 310 संविधान द्वारा प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर संघ में एक क्या है? संघ में एक सिविल सेवक राष्ट्रपति की इच्छा से काम करता है, और राज्य के अधीन एक सिविल सेवक उस राज्य के राज्यपाल की इच्छा पर ही काम करता है। यानी केंद्र के अंदर जो जॉब करेगा एक सिविल सेवक, वो किसकी इच्छा से काम करेगा? वो राष्ट्रपति की इच्छा से काम करेगा। और दूसरा राज्य के अंदर जो जॉब करेगा तो वो किसकी इच्छा से करेगा? राज्यपाल की इच्छा से करेगा। ये हमें बताता है अनुच्छेद नंबर 310 बताता है। 311 311 के अंदर आपने क्या देखना है? 311 के अंदर देखना है संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पद मुक्त किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाता है। इस चीज का क्या मतलब होता है? भी जब कोई सिविल सेवक या इस आयोग को चलाने का सदस्य है या आयोग को चलाने का अध्यक्ष, अगर कभी उसके खिलाफ कदाचार साबित हो गया, अगर वो पागल हो गया, दिवालिया हो गया, या उसने त्याग पत्र दे दिया, तो उसको पद से मुक्त, त्याग पत्र नहीं सॉरी, उसने कदाचार साबित हो गया, भ्रष्टाचार का आरोप लग गया, ठीक है उसके ऊपर, तो उसको पद से मुक्त किया जा सकता है। तो फिर ये हटाएगा कौन? केंद्र सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, तो केंद्र सरकार के अंदर जो सबसे बड़ा राजनीतिक व्यक्ति होगा वो होगा राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति हटाएगा। अगर यही बात राज्य के अंदर लागू होगी तो राज्य के अंदर सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? वो होता है राज्यपाल। तो फिर कौन हटाएगा उसको? फिर हटाएगा राज्यपाल। और केंद्र के अंदर कौन हटा सकता है? पद मुक्त कौन कर सकता है? वो कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है। अगर पद मुक्त करेगा तो पद मुक्त करने के भी कुछ ना कुछ कारण होंगे, तो वो कारण है एक तो उसे दिवालिया घोषित, ठीक है, दिवालिया घोषित न कर दिया। और दिवालिया आप समझते हो भी, आपके पास जैसे 50 लाख की प्रॉपर्टी, आपकी सारी प्रॉपर्टी जमीन जायदाद जो कुछ भी आपके पास है वो सारा का सारा सिस्टम 50 लाख रुपए का है। ठीक है। आप हो यूपीएससी के अध्यक्ष या यूपीएससी के सदस्य हो, आपके ऊपर कदाचार का सॉरी, आपको दिवालिया घोषित कैसे किया जाता है? आपके पास 50 लाख की प्रॉपर्टी है, ठीक है, 50 लाख की प्रॉपर्टी होने के बाद आपने बैंक से लोन ले लिया 5 करोड़ का। कितने का लोन ले लिया?
5 करोड़ का लोन ले लिया। अच्छा, 50 लाख जो आपके पास हैं प्रॉपर्टी वगैरह बेच बेच के, या आपके पास जितना भी धन है, आप 50 लाख इसका बैंक का बकाया जो भी होगा बैंक को दे सकोगे। लेकिन कितना बाकी रह जाएगा बैंक का? 4.5 करोड़ आपके सिर नाम बोलेंगे, आपके ऊपर बोलेंगे, तो फिर आपको बैंक के द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। तो वहां से शब्द दिवालिया का उपयोग होता है। दिवालिया इसको बोलते हैं भी अपनी संपत्ति से ज्यादा बैंकों से कर्जा लेना। कोई जरूरी नहीं है बैंकों से ही कर्जा ले, ठीक है, लेकिन प्राइवेट कंपनियां भी बहुत कर्जा देती हैं। तो वो कहीं से भी आपके पास, आप अगर अपनी प्रॉपर्टी से ज्यादा का लोन उठाओगे ना, तो आप दिवालिया होगे ही होगे। ठीक है। ये बात किसके अंदर है? ये बात बताई गई है 311 के अंदर। 312 के अंदर क्या बोला गया है? संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं, एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सेवा सहित बनाने का अधिकार प्राप्त है। इन सभी अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आप आम भाषा में बोलते हो ना यूपीएससी, इसके द्वारा करवाई जाती है। अच्छा, इस चीज का क्या मतलब निकलता है 312 का? जैसे वर्तमान के अंदर अखिल भारतीय सेवा के अंदर 3 नौकरियां आ जाती हैं। कौन कौन सी आ जाती हैं वर्तमान के अंदर? मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी आ जाएगी वर्तमान के अंदर। एक तो आ जाती है आईएएस की, दूसरी आ जाती है आईपीएस की, तीसरी आ जाती है आईएफएस की। ये 3 नौकरियां इसके अंतर्गत आ गई। अच्छा, 3 नौकरियां इसके अंतर्गत है, लेकिन कोई चौथी नौकरी का क्या करना है? चौथी नौकरी इसके अंदर जोड़नी है। 3 तो है अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत, जैसे अभी भारतीय मेडिकल की कोई सेवा, इंडियन, ठीक है, आप समझ सकते हो। भारतीय मेडिकल से संबंधित कोई भी, जैसे बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो रिटायरमेंट हो गए, तो उनके लिए एक अलग से इसके अंदर सेवा जोड़ दी, इंडियन मेडिकल सर्विस, ऐसे नाम से कोई सेवा जोड़नी हो, तो वो कौन जोड़ेगा? वो संसद के द्वारा जोड़ी जाएगी। किसके द्वारा जोड़ी जाएगी? संसद के द्वारा। नई नौकरी का जो उत्पन्न करना होगा वो कौन करेगा? वो संसद करेगी। लेकिन संसद के भी 2 सदन होते हैं, मैं आपको बता दूं कौन कौन से। लोकसभा मैंने आपको करवाया हुआ है अच्छे तरीके से, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको अब देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी। और दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा राज्यसभा। कौन सी होगी? राज्यसभा होगी। लोकसभा और राज्यसभा, संसद के 2 सदन होते हैं। अगर आपको अखिल भारतीय सेवा के अंदर कोई नई नौकरी जोड़नी है, तो आप जो प्रस्ताव लेके आओगे, आपको पता भी कोई भी काम किसी ना किसी प्रस्ताव से ही होता है। आप जो प्रस्ताव लेके आओगे वो प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा के अंदर आएगा। प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ पे आएगा? राज्यसभा के अंदर आएगा। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? जैसे धन विधेयक होता है, धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही शुरू किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। वैसे अगर अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नई नौकरी आपको जोड़ना है, तो वो ये वाली नई नौकरी जो आपको जोड़नी है वो किसके अधीन जोड़ी जाएगी? वो जोड़ी जाएगी राज्यसभा के अंतर्गत। सबसे पहले आप प्रस्ताव लेके आओगे, फिर राज्यसभा वो प्रस्ताव लोकसभा को देगी, फिर आगे वो सेम प्रोसेस फिर राष्ट्रपति के पास में जाएगा, और विधेयक पास हो गया तो नई नौकरी जुड़ जाएगी, नहीं हुआ तो काम सारा का सारा रुक जाएगा। बस आपको इतना ही याद रखना है भी, अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नई नौकरी अगर कोई जोड़नी है, तो वो विधेयक या वो बिल कहाँ से शुरू होगा? वो बिल संसद की राज्यसभा से शुरू होगा। ठीक है। और नई नौकरी जोड़ दिया आपने, बनाने का अधिकार प्राप्त है। इन सभी अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग, नई नौकरी जोड़ दी, ठीक है, राज्यसभा ने। ठीक है, तो भर्ती कौन करवाएगा? यूपीएससी के द्वारा इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। अनुच्छेद 313, संक्रमणकालीन उपबंध। संक्रमणकालीन उपबंध कौन से होते हैं? मैं अभी बताता हूँ। जब इस संविधान के अधीन इस निर्मित अन्य उपबंध नहीं किया जाता है, तब तक ऐसी सभी विधियां जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवर्त है, और किसी ऐसी लोक सेवा या किसी ऐसे पद को जो इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात अखिल भारतीय सेवा के अथवा संघ या किसी राज्य के अधीन सेवा या पद के रूप में बना रहता है, लागू है, वहां तक प्रवर्त बनी रहेगी जहां तक वे इस संविधान के उपबंधों से असंगत है या संगत है। अभी इस चीज का क्या मतलब निकलता है? इस चीज का ये मतलब निकलता है, आपको इतना याद रखना है, संक्रमणकालीन उपबंध।
देश के अंदर अखिल भारतीय सेवा का कहाँ से वो हुआ था? 1950 से देश ने अच्छे ढंग से काम करना शुरू किया था ना। 1900 कहाँ से किया था? 1950 से शुरू किया था अच्छे ढंग से काम करना। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। अभी 1950 से पहले जो जो भी लोक सेवा आयोग थे या जो जो लोक सेवा आयोगों के प्रावधान थे, जैसे अभी वर्तमान के अंदर तो 3 टाइप के एग्जाम होते हैं, प्री मेंस या इंटरव्यू। ठीक है, तो तब का प्रावधान 1950 से पहले का कोई भी कानून यूपीएससी से संबंधित या पीसीएस से संबंधित है तो वो वर्तमान के अंदर चालू रहेगा। कब तक चालू रह सकता है? जब तक देश की संसद के द्वारा उसको कानून बना के निरस्त नहीं किया जा सकता। कब तक प्रवर्त रह सकता है वो? जब तक देश की संसद के द्वारा कानून बना के उसको निरस्त नहीं किया जा सकता, वो तब तक वो कानून कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। 314 कुछ सेवाओं के विद्यमान अधिकारियों के संरक्षण के लिए उपबंध था। क्या था? कुछ सेवाओं में विद्यमान अधिकारियों के संरक्षण के लिए उपबंध था, लेकिन इसको हटा दिया गया है। अभी 314 संविधान के अंतर्गत तो है, लेकिन इसको निरस्त किया जाता है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 28वां संविधान संशोधन के द्वारा। ज्यादातर अनुच्छेद हटाए जाते हैं, वो 56वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाए जाते हैं, और सॉरी 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में जो किया गया था। ठीक है, इसके द्वारा हटाए जाते हैं। लेकिन 314 वाला जो अनुच्छेद हटाया जा रहा है वो 28वें संविधान संशोधन के द्वारा, 28वां संविधान संशोधन जो अधिनियम आया था उसके अंतर्गत 1972 के अंदर आया था, उसके अंतर्गत इसको क्या कर दिया गया था? इसको निरस्त कर दिया गया था। ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की आपकी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कैसा भी कुछ सुधार करने की आवश्यकता है मुझे, तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर अपना सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। इसी को आगे करेंगे भाग नंबर 14 को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।